इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 230। नताशा भी अपनी माँ और पापा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और सब लोग तेज कदमों के साथ उन लोगों के स्वागत के लिए विला से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आए। समर भी इस वक्त नताशा के साथ ही था। समर के हाथों में फ्लावर बुके था। तभी आशी जो कि इस वक्त नताशा के पीछे खड़ी थी एक साइड होते हुए जैसे ही थोड़ा आगे आई अचानक ही उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने खुद को संभाला ही था तभी गलती से धक्का लग जाने के कारण नताशा आगे की तरफ गिरने वाली थी और समर जो कि नताशा के बगल में ही खड़ा था उसने अपनी तेजी दिखाते हुए अचानक ही नताशा को अपनी बाहों में संभाल लिया। और अब यह नजारा देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि यह सब इतना जल्दी हुआ था कि नताशा और समर को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। कुछ पल के लिए तो दोनों अपनी ही जगह पर जम गए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। समर के दोनों हाथ नताशा की कमर पर थे और नताशा का एक हाथ समर के गले में लिपट गया था और दूसरा उसके कंधे पर था। और अब समर और नताशा काफी रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के काफी करीब एक दूसरे की बाहों में थे और आसपास खड़े सभी लोग ऐना, राहुल, आशी, गौरी, याना, नीक उन दोनों को इस तरह देख रहे थे जैसे उन दोनों ने कोई एलियन देख लिया हो। और तभी रॉकी जो कि इस वक्त एलिना की कमर में हाथ डाले सिर्फ नताशा को जेलेस फील कराने के लिए रुद्र और निकिता के वेलकम के बहाने उसी तरफ आ रहा था और इस वक्त वह सभी फैमिली मेंबर से थोड़ी ही दूरी पर था। अचानक ही नताशा और समर को एक दूसरे की बाहों में देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और हाथों की मुठियां काश गई। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। कहाँ तो वह नताशा को यहाँ जेलेस फील कराने आया था और कहाँ वह खुद जल भूनकर राख हो रहा था। उससे यह नजारा देखा नहीं गया। वह गुस्से से दांत पीसते हुए तेज कदमों के साथ नताशा और समर की तरफ आने ही लगा था। तभी अचानक ही वह मोबाइल से एक फोटो क्लिक करने की आवाज आई। इस फोटो क्लिक की आवाज से रॉकी के साथ साथ सभी लोगों का ध्यान सामने की तरफ गया जहां निकिता कार से बाहर निकल चुकी थी और अपने सामने इतना खूबसूरत नजारा देखकर उसने तुरंत ही अपने मोबाइल से एक फोटो क्लिक कर लिया था और अब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इसके साथ ही वह जोर जोर से तालियां बजा रही थी और अचानक ही सभी लोगों का ध्यान फोटो क्लिक करने और जोर जोर से तालियां बजाने की आवाज से अपनी बगल में गया तो नताशा और समर जल्दी से खुद को संभालते हुए अपनी जगह पर खड़े हुए। लेकिन तब तक रुद्र भी निकिता के बगल में आकर खड़ा हो चुका था और अब वह लोग समर और नताशा की तरफ आने लगे। अपने मॉम डैड को देखकर नताशा कुछ पल के लिए ऑकवर्ड फील करने लगी। उसने शर्म से अपनी नजर नीचे करते हुए इधर उधर करना शुरू कर दिया। तभी आशी, गौरी आगे आते हुए निकिता के पैर छूने लगे। तभी निकिता ने दोनों को अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बस बस बेटी, और पैर नहीं छूती बल्कि गले लगते हैं। मैं तुम लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ। और बताओ कैसी हो तुम लोग? हम बिल्कुल सही है मासी, आप बताइए आप कैसी हैं? मुझे कैसा होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अब अपनी बेटी की शादी की खबर सुनकर और भी अच्छी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी नताशा कब इतनी बड़ी हो गई कि अपने लिए लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लिया। कहते हुए निकिता ने नताशा की तरफ देखा तो नताशा ने शर्म से अपना सर नीचे किया हुआ था। उसे सचमुच थोड़ी घबराहट हो रही थी। तभी राहुल और ऐना आगे आते हुए निकिता से मिले। उन्होंने निकिता से हाय हेलो किया। तभी रुद्र भी उन लोगों से मिलने लगा। लेकिन निकिता का पूरा ध्यान नताशा और समर की तरफ था। नताशा भी इस चीज को नोटिस कर रही थी। अब निकिता ने अपने कदम नताशा की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर नताशा थोड़ी घबराने लगी। उसने घबराहट से अपने हाथों की उंगलियां आपस में उलझाना शुरू कर दिया और तभी निकिता अपने चेहरे की स्माइल गायब करते हुए सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन के साथ नताशा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी मॉम को देखकर नताशा अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में थोड़ा घबराते हुए बोली, मॉम मॉम वो। और इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कह पाती है अचानक ही निकिता खुश होते हुए नताशा को गले लगाते हुए बोली, बस बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। इनफैक्ट यह नज़ारा देखकर तो मेरा दिल खुशी से गार्डन हो गया। नताशा मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तूने लाइफ में पहली बार कोई समझदारी का काम किया है जिसे जानकर मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। तूने अपने लिए बिल्कुल सही लड़का चुना है। अपनी माँ की बात सुनकर नताशा हैरानी से अपना सर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी समर आगे आते हुए निकिता को फूलों का बुके देकर उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा और समर के ऐसा करने पर निकिता
मुस्कुराते हुए जल्दी से समर को रोकते हुए बोली, बस बस, तुम मेरे लिए मेरे अथर्व की तरह हो और अब मेरी बेटी के होने वाले पति और मेरे दामाद हो, और हमारे यहाँ तो दामाद के पैर पूजे जाते हैं। निकिता ने मुस्कुराते हुए समर को अपने गले से लगाते हुए कहा, समर, मैं सचमुच तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे होने वाले दामाद हो। सच कहूँ तो पिछली बार जब मैं आई थी और मैं तुम्हें देखा था तो मन ही मन में यही सोचा था कि काश तुम्हारे जैसा लड़का मेरा दामाद बनता। लेकिन मैंने यह बात अपने मुंह से इसलिए नहीं निकली कि अभी नताशा बहुत छोटी है, उसके पास उसका पूरा फ्यूचर था, और वैसे भी सिर्फ हमारे चाहने से थोड़े ना कुछ होता है। तुम तो मुझे पहले ही नज़र में पसंद थे, और जब अथर्व ने मुझे ये बताया कि नताशा तुमसे शादी करना चाहती है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, सच कहती हूँ मैं तो 1 मिनट में तैयार हो गई। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी मनचाही मुराद पूरी हो गई। लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूँ। तुम लोगों ने शादी की इतनी जल्दबाजी की है। मैंने तो नताशा की शादी के लिए जो भी सपने देखे थे वह धरे के धरे रह गए। अब मुझे जल्दबाजी में सब करना पड़ेगा। कम से कम तुम लोग हमें कुछ टाइम तो देते। बेटा, नताशा हमारी इकलौती बेटी है, हम उसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे। और निकिता की शिकायतों को सुनकर समर और नताशा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इसके साथ ही आसपास खड़े लोग भी कंफ्यूजन से एक दूसरे को देख रहे थे, ना जाने अब वह क्या ही जवाब दे। तभी पीछे से आते हुए क्रिश बड़े ही एरोगेंट वॉइस में कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया, ये शादी अभी भी बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होगी। सभी इंतजाम पहले ही हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको शिकायत का कोई मौका मिलेगा। वैसे आपने तो आते ही अपनी शिकायतें शुरू कर दी। क्या आप रास्ते भर सोचकर आई थी कि आपको आते ही सबके ऊपर अपने सवालों के बम गिराने हैं? कम से कम सांस तो ले लीजिए। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी बातों को सुनकर निकिता का मुंह एक बार फिर बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा? मैं शिकायतें कर रही हूँ? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं क्रिश, मैं एक माँ हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए। मेरे बहुत सारे सपने हैं। एक तो तुमने आशी से अचानक ही शादी की बिना किसी सेलिब्रेशन के। उसकी शादी में तो हम लोगों ने अपनी शौक पूरे किए नहीं। खुशी और जीजू के बाद हम लोगों का फर्ज था कि हम अपनी आशी को अपनी बेटी की तरह विदा करें, लेकिन तुम किसी की सुनो तब ना। फिर मेरे मन में एक उम्मीद थी कि अपनी बेटी नताशा की शादी मैं धूमधाम से करूंगी, लेकिन यहाँ भी तुमने रायता फैला दिया। पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में क्या चलता है। शादी ना हुई, हलवा हो गया, तुरंत बनाया तुरंत खाया। अरे कम से कम हम लोगों को अच्छे से तैयारी करने का मौका तो देते। इतने सारे नाते रिश्तेदार हैं हमारे, उनको इनविटेशन देने का मौका तो देते, ताकि वह हमारी खुशी में शामिल होते। पर नहीं। अथर्व ने बताया कि तुम्हारा ऑर्डर है जल्दी से जल्दी शादी करने का। मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम बच्चों को आखिर हुआ क्या है। कहते हुए नताशा मुंह बना रही थी, और तभी रुद्र मुस्कुराते हुए आगे आकर बोला, बस करो निकिता, कितनी शिकायत करोगी? देखो, शादी की सेलिब्रेशन चाहे कैसी भी हो वह तो हम लोग बाद में हैंडल कर सकते हैं, रिसेप्शन वगैरह करके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी बेटी के लिए सही लाइफ पार्टनर, जो कि समर है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रुद्र ने अपनी बात कही, तभी समर ने जोकर रुद्र का भी आशीर्वाद लिया, लेकिन रुद्र ने समर को अपने सीने से लगा लिया। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं रुद्र? मैं मानती हूँ समर हमारी नताशा के लिए बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन कम से कम तैयारी करने का मौका तो मिलता है। अरे अब बताओ, आज शाम को ही सगाई है, ये सब इतना जल्दी होगा कैसे? हमने तो कोई गिफ्ट भी नहीं लिए और शॉपिंग भी नहीं की, हम इतनी जल्दी यह सब मैनेज कैसे करेंगे? कहते हुए निकिता परेशान लग रही थी। तभी क्रिश एक बार फिर उसे गरजती हुई आवाज में कहा, मिसेज सिंघानिया, लगता है आपको समझ में नहीं आया। मैं अभी इंग्लिश में कहा था, अब हिंदी में कहता हूँ। सगाई की सारी तैयारी हो चुकी है और आपको जितनी भी शॉपिंग करनी है उसके लिस्ट राका को दे दीजिएगा, सब आ जाएगा। और रही बात शादी की, तो अभी उसमें 5 दिन का वक्त है। आई थिंक 5 दिन काफी है आप लोगों की शॉपिंग के लिए। खैर, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर क्रिश वहां से चला गया, और क्रिश की बातों को सुनकर निकिता ने मुंह बनाते हुए नताशा से कहा, बस इसीलिए मुझे अपने लिए कोई अंग्रेज दामाद नहीं चाहिए था, वरना वह भी मुझ पर इसी तरह रोब झाड़ता। आशी तो फिर भी ठीक है नताशा, मुझे इसी बात की खुशी है कि तुमने हमारी तरह संस्कारी हिंदुस्तानी लड़का
पसंद किया है, वरना यह निकचड़े खडूस कृष की तरह कोई अंग्रेज लड़का पसंद करती तो मुझे तो चक्कर ही आ जाते। खैर अब जाकर मेरी जान में जान आई भाई, आखिर जो बात हमारे हिंदुस्तानी लड़कों में है वह इन अंग्रेजों में कहाँ। बड़ों की इज्जत क्या होती है उन्हें तो पता ही नहीं है। कहते हुए निकिता फ्लो में अपनी बातें कह रही थी और तभी ऐना निकिता को घूर कर देख रही थी। राहुल भी ऐना के चेहरे के रिएक्शन देख रहा था। तभी निकिता का ध्यान ऐना की तरफ गया और अब निकिता को एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया और अब अपने चेहरे पर फीकी सी और झूठी मुस्कान लाते हुए बोली ही मैं तो बस यूं ही, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। कहते हुए निकिता अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करने लगी। तभी ऐना मुंह बनाते हुए बोली हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। निकिता कहते हुए है ना अपनी आंखों को छोटा करते हुए निकिता को घूर कर देख रही थी और तभी रॉकी, जो कि अब तक निकिता की बातों को सुन चुका था और गुस्से से आग बबूला हो रहा था, आगे आते हुए अपनी कर्कश आवाज में निकिता से बोला, आपसे ये किसने कहा आंटी की अंग्रेजों में संस्कार नहीं होते। रॉकी ने निकिता के पैर छुए और खड़े होते हुए कहा, अंग्रेजों में भी संस्कार होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वह संस्कारों का दिखावा नहीं करते। और आपको देखकर लग रहा है कि इंडियन दामाद पाकर आप काफी खुश है। ध्यान दीजिएगा आंटी, मैंने सुना है कि कभी कभी ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। और रॉकी की बातों को सुनकर निकिता काफी हैरान थी। उसे तो उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब सबको थोड़ी घबराहट होने लगी थी। दरअसल अथर्व ने सबको पहले ही बता दिया था कि नताशा की शादी पहले ही रॉकी से हो चुकी है। इस बारे में फिलहाल निकिता को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि शायद वह इतनी कम समय में इस बात को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं थी। वैसे भी उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था ये जानना कि नताशा ने अपने लाइफ पार्टनर को खुद ही सेलेक्ट किया है और इतनी जल्दी शायद वह दूसरा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन रुद्र को इस बारे में सब पता था और रुद्र ने अथर्व को ये सलाह दी थी कि फिलहाल जब तक नताशा और समर की शादी नहीं हो जाती है, फिलहाल निकिता को कुछ ना बताया जाए। वैसे ही कुछ दिन की ही बात है। अब निकिता एटीट्यूड के साथ रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, बात अगर सिर्फ कहावतों की है रॉकी, तो मैंने भी एक कहावत सुनी है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और मेरी नताशा बहुत अच्छी है। इनफैक्ट उसे हासिल करने वाला इंसान भी बहुत खुशकिस्मत होगा। और अगर गलती से भी किसी ने मेरी बेटी को ठुकराया है या तकलीफ देने की कोशिश की तो यह उस इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हीरे हर किसी के नसीब में नहीं होते। इसीलिए मेरी बेटी की खुशियों की चिंता तुम मत करो। उसकी खुशियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके माँ बाप और भाई अभी जिंदा है। तुम तो बस बेस्ट विशेष दो मेरी बेटी और होने वाले दामाद को। मैंने सही कहा ना रुद्र? कहते हुए निकिता ने रुद्र की तरफ देखा और रुद्र, जो कि अब तक निकिता और रॉकी की बातों को सुन रहा था, उसे तो रॉकी पर पहले ही गुस्सा था, क्योंकि अथर्व ने रॉकी के बारे में रुद्र को हर एक बात बता दी थी। और एक बाप होने के नाते रुद्र के दिल में रॉकी के लिए थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। लेकिन फिलहाल उसने इस बात को जाहिर होने नहीं दिया और एक ठंडी सांस लेते हुए निकिता से कहा, बस करो निकिता, बहुत बातें हो गई, चलो अंदर चलते हैं, हम लोग काफी थक चुके हैं, शाम को सगाई है, उसकी तैयारियां भी देखनी है। और इतना कहकर रुद्र ने निकिता का हाथ पकड़ अब वह लोग वहां से निकल गए। सभी लोग रुद्र और निकिता के साथ साथ चले गए। लेकिन ऐना रुद्र और निकिता को जाता हुआ देखकर एक ठंडी सांस लेते हुए रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, निकिता ने बिल्कुल सही कहा, हीरे हर किसी के नसीब में नहीं होते। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, मेरे एक बेटे के ना सही लेकिन दूसरे बेटे के नसीब में वह हीरा जरूर है। और इतना कहकर ऐना राहुल के साथ वहां से चली गई। ऐना को रॉकी पर काफी गुस्सा था, आखिर होता भी क्यों ना, ऐना हर चीज को अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन सभी लोगों के जाने के बाद रॉकी गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए दांत पीसते हुए बोला, वह हीरा मेरा था मॉम, जिस पर कोई और हक जमा रहा है। और दुख की बात यह है कि लुटेरे मेरे अपने हैं। इंसान दूसरों से तो लड़ सकता है, पर अपनों से कैसे लड़े जहां हर कोई मेरा दुश्मन खड़ा है और मेरी हार देखने के लिए बेताब है। और अब अपनी बात को कंप्लीट करते करते रॉकी की आंखों में कुछ इमोशन आने लगे थे, जिन्हें वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और एक ठंडी सांस लेकर वहीं खड़ा रह गया। इधर दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में घर के लगभग सभी मेंबर बैठकर आपस में सगाई के होने वाली तैयारी के बारे
में बातें कर रहे थे तभी निकिता ने एना की तरफ देखते हुए पूछा, एना तुम तो जानती हो ये सब इतना जल्दी हो रहा है कि हमें तैयारी करने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी लड़की वाले होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम उन्हें जरूर पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस एंगेजमेंट पार्टी में कितने लोग आने वाले हैं ताकि हम उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट अरेंज कर सके। निकिता की बातों को सुनकर आशी ने धीरे से निकिता को जवाब दिया, मासी दरअसल बात यह है कि आप तो जानती हैं साइको सिक्योरिटी को लेकर कितने प्रोटेक्टिव है और यह एंगेजमेंट भी फार्म हाउस में ही हो रही है। ये फार्म हाउस भी शहर से काफी दूर है, इसीलिए साइको ने एंगेजमेंट में ज्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं किया, बस घर के ही लोग शामिल होंगे। आई होप कि आप समझ सकती हैं। और यह सुनकर निकिता ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वह बात तो ठीक है आशी, लेकिन एंगेजमेंट के अलावा भी शादी के कई रिचुअल होते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे यहाँ हर एक रस्म को बहुत ही बारीकी से पूरा किया जाता है, इसीलिए एंगेजमेंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज तुम लोग कोशिश करना कि बाकी के रिचुअल हल्दी मेहंदी संगीत ये ठीक से हो जाए। और यह सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप उसकी चिंता मत कीजिए मासी, मैंने साइको से बात की है। हल्दी मेहंदी संगीत यह फंक्शन बहुत ही धूमधाम से होने वाला है और शादी 5 स्टार होटल में रखी गई है। और आशी की बातों को सुनकर निकिता ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ निकिता अपने कमरे में दुखी बैठी हुई थी। उसका दिल ये शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दिल में तो अभी भी रॉकी था, लेकिन इसके बावजूद उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की थी। तभी गौरी निकिता के पास आते हुए बैठकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, दीदी एक बात पूछूं, क्या आप सचमुच इस शादी को करना चाहती हैं? क्योंकि इस बात को घर का हर इंसान जानता है कि आपके दिल में कौन है। दीदी क्या आप सच में रॉकी भैया को एक चांस नहीं देना चाहती? और यह सुनकर नताशा ने अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाते हुए कहा, गौरी मुझे नहीं पता तुम इस बात को समझ सकती हो या नहीं, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं यह मायने नहीं रखता, बल्कि एक रिश्ते में सबसे ज्यादा अगर कुछ मायने रखता है तो वह है लव, ट्रस्ट एंड डेडिकेशन। और हमारे रिश्ते में ये कहीं भी नहीं है। मैं उसे लव करती हूँ पर उसे ना ही मुझ पर ट्रस्ट है और ना ही मेरे प्यार के लिए डेडिकेशन। एक डेडिकेशन है भी तो वह सिर्फ एक जिद है मुझे पाने की, प्यार तो कहीं है ही नहीं। और गौरी अगर मैं बिना प्यार के उसे माफ करके उसके साथ अपनी लाइफ शुरू कर भी दूं तो ये कहीं ना कहीं मेरे खुद की प्यार की इंसल्ट है। रॉकी मुझे पाना चाहता है क्योंकि वह क्रिश से चलेगे जितना चाहता है, लेकिन मैं कोई चैलेंज नहीं हूं जिसे वह अपनी ट्रॉफी की तरह यूज करे। और एक बात बताओ, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ये जरूरी नहीं, कुछ कहानियां अधूरी ही रहती हैं। शायद हमारी कहानी भी ऐसी ही है। कभी नहीं सोचा था हमारी किस्मत हमसे रुस्वा होगी। हमने तो मांगी थी कोहिनूर ए मोहब्बत, पर किस्मत में लिखी उस मोहब्बत के बदले सजा होगी। कहते हुए नताशा की चेहरे पर मायूसी थी और गौरी उसकी बातों को सुनकर मायूस हो चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कहीं ना कहीं नताशा जो कह रही है वह सच है। और तभी एक सर्वेंट ने गौरी को आकर बताया, लिटिल मैडम और नताशा मैम नीचे क्वीन आपको याद कर रही है। ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। कहते हुए नताशा ने गौरी को आगे जाने के लिए कहा और वह खुद फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। गौरी भी एक ठंडी सांस लेकर वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर में नताशा गौरी हाल में आ चुके थे, जहां एना भारी मन से नताशा को एक एंगेजमेंट ज्वेलरी सेट देते हुए बोली, नताशा ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज तुम आज की एंगेजमेंट पार्टी में इसे ही पहनना, हमें अच्छा लगेगा। एना की बात सुनकर नताशा ने धीरे से वह गहने ले लिए और अब निकिता ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, आशी बेटा स्टाइलिस्ट आ गई है, प्लीज तुम नताशा को रेडी करवा दो और तुम भी तैयार हो जाओ, बाहर एंगेजमेंट की पूरी तैयारी हो गई है। जी मासी चलो, नताशा कहते हुए आशी नताशा को अपने साथ एक खूबसूरत से कमरे में ले गई, जहां स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट पहले से ही नताशा और घर की लड़कियों को रेडी करने के लिए आ चुकी थी। तभी आशी ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, नताशा तुम्हारी एंगेजमेंट ड्रेस तो रेडी है ना? अरे वह रही ड्रेस। कहते हुए आशी सामने हैंगर पर लगे हुए एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से पीच कलर के गाउन को लेकर आती है। यह वही गाउन था जिसे रॉकी ने नताशा को दिया था, या यूं कहे कि उसे पहनाया था। उस गाउन को देखते हुए नताशा को रॉकी की कही हुई बातें याद आ रही थी, जब वह इस रिश्ते के टूटने का पूरा
इल्जाम नताशा पर ही डाल रहा था। अब नताशा अपनी नाम आंखों में आ रहे आंसुओं को कंट्रोल करते हुए दिल में अपने आप से बोली, तुम्हारा ये हुनर भी कमाल करता है। सितमगर खुद आकर बवाल करता है, हम बेवकूफ़ सब जानते हैं, सब सहते हैं, लेकिन फिर भी ये दिल न जाने क्यों हमसे ही सवाल करता है। तू रूह में है शामिल, सिर्फ नस नस में नहीं। तू एक शख्स ऐसा जो मेरी पहुंच में नहीं। बेहतर तो ये है कि भूल जाऊं तुम्हें, पर अफसोस कि यही बात मेरे बस में नहीं। कहते हुए नताशा ने किसी तरह अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और अब उसने एक ठंडी सांस लेकर खुद को तैयार किया। आशी भी नाम आंखों से नताशा के चेहरे की मायूसी को देख रही थी, लेकिन बेचारी अब कुछ कर नहीं सकती थी। और देखते ही देखते नताशा पूरी तरह एंगेजमेंट के लिए तैयार हो चुकी थी। इस वक्त उसने रॉकी के ही दिए हुए पीच कलर के ऑफ शोल्डर ब्यूटीफुल एंगेजमेंट गाउन को पहन रखा था, जो कि पूरी तरह फ्लो को टच कर रहा था। इसमें वह एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। बालों का ऊपर स्टाइलिश मैसी बन, चेहरे पर कुछ लटों को कल करके फ्री छोड़ा हुआ था जो उसके गुलाबी गालों को चूम रहे थे। चेहरे पर काफी खूबसूरती से किया गया पार्टी वियर मेकअप लुक, जो कि बीच और लाइट पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में था। हाथों में पहने हुए खूबसूरत नेट के ग्लव्स जो उसकी खूबसूरत उंगलियों को और भी ज्यादा खूबसूरत दिखा रहे थे। गले में खूबसूरत डायमंड नेकलेस, कानों में डायमंड ईयरिंग। नताशा आज सर से लेकर पांव तक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। आशी मुस्कुराते हुए उसकी बलाई लेते हुए बोली, वह बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम नताशा, आज तो देखने वाले का दिल तुम पर ही ठहर जाएगा, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। रहते हुए आशी ने अपनी आंखों से काजल निकालकर नताशा के कानों के पीछे लगाया, जो देखकर नताशा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। और गौरी भी नताशा की तारीफ कर रही थी। अब थोड़ी ही देर में गौरी और आशी भी रेडी होने लगे और वहीं दूसरी तरफ रॉकी अपने कमरे में गुस्से से कमरे का सामान तोड़फोड़ रहा था। वह लगभग गुस्से से दहाड़ते हुए सामने नताशा की पोर्ट्रेट को अपनी नीली आंखें, जो कि इस वक्त गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी है, आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि रॉकी ना जाने कितने ही दिनों से चैन से सोया नहीं है। रॉकी लगभग अपनी कंडीशन को पागलों की तरह बन चुका था और अब वह जल्दी से एक ही झटके में नताशा के पोर्ट्रेट के सामने आते हुए उसे पोर्ट्रेट को अपने हाथों से काफी हार्श तरीके से छूते हुए बोला, नहीं 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 वाइफी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की, कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरा साथ छोड़कर किसी और के साथ कैसे बढ़ सकती हो? मैं लव कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें भूलने की, लेकिन भूल नहीं पा रहा, नहीं चैन से सो पा रहा हूँ। ना जाने क्यों एक अजीब से बेचैनी मेरे अंदर है, लेकिन तुम इतनी आसानी से इन सब चीजों को कैसे भूल सकती हो? अपनी तड़प तुमने मुझे दे दी और खुद चैन से किसी और की बाहों में समाने जा रही हो। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम्हें भी मेरी तड़प महसूस करनी होगी, जैसे तुम्हें मैं किसी और की बाहों में देखकर तड़प रहा हूँ। वही जलन अब तुम्हें भी होगी। तुमने जो तकलीफ मुझे दी है वही तकलीफ अब तुम्हें भी होगी। तुम बस देखती जाओ। वाइफी कहते हुए रॉकी की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था। ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। अब रॉकी ने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, तैयार हो जाओ, आज की पार्टी बहुत शानदार होने वाली है, धमाल तो हमें भी करना है। और इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वह अपने चेहरे की मिस्टीरियस स्माइल को गहरी करते हुए अपने आप से बोला, वाइफी वाइफी वाइफी, तुम्हें बहुत शौक है ना दर्द खेलने का, तो चलो एक गेम खेल ही लेते हैं। एक दर्द मेरा है, एक दर्द तुम्हारा होगा। पूरी महफिल सजी होगी, फिर भी ना कोई सहारा होगा। तेरे हाथों में किसी और का हाथ, मेरी बाहों में किसी और का पहरा होगा, लेकिन फिर भी यह साथ ना तुझको ना मुझको गवारा होगा। दर्द के दरिया में डूबेंगे हम और सामने ही किनारा होगा। एक दर्द मेरा है और एक दर्द तुम्हारा होगा। कहते हुए रॉकी की आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था, लेकिन चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। और अब देखते ही देखते हैं शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे और एंगेजमेंट पार्टी काफी जोरों से हो रही थी। क्रिश फार्म हाउस में ही यह पार्टी अरेंज करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं थी। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। चारों तरफ जगमगाती लाइटनिंग हुई थी, खूबसूरत रंग बिरंगे पानी के फव्वारे चल रहे थे। ये पार्टी गार्डन में रखी गई थी। एक बहुत ही बड़ा स्टेज सजाया गया था। फार्म हाउस के लगभग सभी
लोगों के साथ साथ यहाँ डेविडसन फैमिली और निकिता की फैमिली शामिल थे। आसपास पूरे इलाके को फूलों से और खूबसूरत गुब्बारों से सजाया गया था। इसके अलावा आतिशबाजियां हो रही थी लेकर एक खूबसूरत एंगेजमेंट पार्टी जो कि काफी हाई क्लास थी यहाँ रेडी की गई थी। स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रहे थे और कुछ डांसर जिन्हें क्रिश अरेंज करवाए थे। इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था। स्टेज पर डांस परफॉर्म हो रहा था और सभी लोग सामने कुर्सियों पर बैठे इन चीजों को एंजॉय कर रहे थे। हर खुशियों के आगे बड़ा सा राउंड टेबल लगा हुआ था जिस पर व्हाइट कलर की टेबल सीट बिछी हुई थी जिस पर खाने के कई सारे आइटम रखे गए थे। हर एक टेबल के आसपास 4 कुर्सियां रखी गई थी और इस पार्टी का होस्ट कोई और नहीं बल्कि अथर्व था। वह नताशा की शादी और एंगेजमेंट को लेकर काफी एक्साइटेड था। फाइनली उसकी बहन की लाइफ में खुशी आने वाली थी और अथर्व के साथ गौरी उसे ज्वाइन कर चुकी थी। वह भी इस पार्टी की होस्ट बनी हुई थी। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।